नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग वाइट फंगस। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मीडिया के अंदर अगर आप अलग अलग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पटना में कुछ केसेस या बिहार में कुछ केसेस हमें मिले थे रिगार्डिंग वाइट फंगस, उसको लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि ये एस्परजिलोसिस है, इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, या फिर ये कैंडिडाइसिस है जिसे हम ओरल थ्रश बोलते हैं। तो दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, आपको चीज़ें के बारे में बताएंगे, कंसेप्ट कुछ क्लियर करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है आफ्टर कोविड तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ कोविड के साथ ही नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी जो पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बनाती है, चाहे वो HIV हो, चाहे वो पेशेंट के अंदर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, या पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या पेशेंट कुछ ऐसी दवाइयों पर चल रहा हो जिससे कि उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, उसे हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। अब हम लोग ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस पर बात कर चुके हैं। वहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन था वो बेसिकली राइजोपस था। अब ये एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, और ये लेकिन सबको नहीं होता है। ये सिर्फ उनको होगा जो हॉस्पिटलाइज रहेंगे, ज़्यादा समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं और उसके बाद ये डेवलप करता है। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कैंडिडाइसिस या फिर एस्परजिलोसिस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं कि एक तो कंडीशंस हो गई किन्हें हो सकता है, दूसरी बात यह है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है, ये कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि लगभग मान के चलें इंडिया के अंदर हर चौथे मरीज को मिलता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। अब अगर आप ओरल कैंडिडाइसिस के बारे में बात करेंगे तो इसे हम लोग ओरल थ्रश बोलते हैं। आप पिक्चर में देखिए, ये ओरल थ्रश में क्या होता है, आपके मुंह के अंदर सफ़ेद रंग की लेयर दिखने लग जाती है और इसमें पेशेंट को पेन होता है, क्रैक्स होने लग जाते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट होने लग जाता है, मरीज को मुंह में कुछ उलझन सा जाला जैसा महसूस होने लग जाता है, मुंह चलाने में तकलीफ किसी मरीज को होती है। तो ये ओरल कैंडिडाइसिस के सिम्टम्स से इसे हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत सारे मरीजों में मिलता है। दवाइयाँ देने से धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, कोई खतरनाक बात नहीं है। लेकिन अब इसमें जो दूसरी वैरायटी आती है उसे हम कहते हैं इन्वेजिव कैंडिडाइसिस। अब इन्वेजिव कैंडिडाइसिस बेसिकली आपके मुंह से निकलकर आपके फेफड़ों में चला जाता है, वहाँ इन्फेक्शन करता है। बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो मेरी मेडिकल लाइफ रही है, इसमें मैंने इसके बारे में ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ना मैंने बहुत ज़्यादा कोई केसेस देखे हैं और ना ही केसेस सुने भी हैं। तो ये इतना रेयर है। म्यूकरमाइकोसिस हमने फिर भी सुना था, लेकिन इन्वेजिव कैंडिडाइसिस बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसलिए इसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो आपको देखने से मिलेगा दैट विल बी ओरल कैंडिडाइसिस, जिसे हम ओरल थ्रश बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेजिव एस्परजिलोसिस की। देखिए, एस्परजिलोसिस बेसिकली एस्परजिलस फंगस की वजह से होता है। ये एस्परजिलस फंगस भी वही है जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट गंदा है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली सफाई नहीं हो रही है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, तभी आपको ये ये एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन है लग सकता है। अब ये एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन बहुत सारे मरीजों में एलर्जिक एस्परजिलोसिस के नाम से दिखता है क्या? वही है कि आप सांस लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलते, आपने देखा होगा किसी को अस्थमा होता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन जब आप एलर्जी के टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि भाई ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे पेशेंट को एलर्जी है। तो ये कॉमन इन्फेक्शन है ना, और सांस के जरिए होने लग जाता है। लेकिन इसकी जो सीवियर फॉर्म है दैट इज इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अब ये इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो है ये इतना रैपिड स्प्रेडिंग होता है कि ये आपके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है और वहाँ जाकर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है। जैसे ही ये ग्रो करना शुरू करता है तो पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके साथ में पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग भी आती है। ये एक सबसे बड़ा साइन है। दूसरा सबसे बड़ा साइन ये है कि फीवर मरीज को आएगा, यानी बुखार आएगा और बुखार के संग में ठंड लगेगी, फीवर विद चिल्स।
दोनों चीज़ें होती हैं भाई। ये फीवर विच चिल्स का जो सिम्टम है ये कैंडिडाइसिस में भी होता है लेकिन कम होता है, लेकिन एस्परजिलोसिस में बहुत ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ा कन्फर्मेटरी साइन यही होता है कि यहाँ पर जो ब्लड वॉमिटिंग है, जो चेस्ट पेन है, जो पेशेंट के सीने में तकलीफ होती है, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये बहुत ही क्लिनिकल साइंस हैं एस्परजिलोसिस के। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि कैंडिडाइसिस और एस्परजिलोसिस अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हैं और दोनों का जो है जो रिजल्टेंट निकलेगा वो यही कि मुंह के अंदर जब ज़्यादा आपको दिखेगा, दिक्कत हो रही है, दैट विल बी कैंडिडाइसिस, और अगर आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है दैट विल बी इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। ये मोटी मोटी बात है। अब अगर आप बात करेंगे कि क्या ये हर मरीज को हो सकता है, जो मुझसे बहुत सारे लोग आप आजकल व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर पूछने लग गए हैं, देखिए हर मरीज को नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक कोविड-19 पेशेंट हैं या कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट हैं, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, मास्क प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, क्लीनलीनेस नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। रिसर्च में कहीं नहीं लिखा कि ये हर मरीज़ को नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि ये हर उस मरीज़ को हो सकता है जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं रखेगा, साफ़ सफाई नहीं रखेगा, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहेगा। तो इसलिए अपने मरीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप एक रिकवरी वाले पेशेंट हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए साफ़ सफाई का, मास्क का, सैनिटाइजेशन का, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब रिगार्डिंग अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की फॉर कैंडिडाइसिस एंड एस्परजिलोसिस, अलग अलग दवाइयाँ हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके पेशेंट को ओरल थ्रश है तो हमारे पास इतनी सारी दवाइयाँ हैं आपको ट्रीट करने के लिए कि अगर आप हमारे पास सिम्टम्स लेके आएंगे तो हम पर्टिकुलरली सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मर्क्सोल हमारे पास है, बोरेक्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, मॉर्बिलिनम है। ये सारी मतलब बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज़ हैं जो हम लोग कैंडिडाइसिस के केसेस में, ओरल थ्रश के केसेस में हम मरीजों को देते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर एस्परजिलोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, लिमिटेड मेडिसिन हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। इसमें भी रिजल्टेंट जो होता है पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स आते हैं बहुत रैपिड होते हैं, दवाइयाँ भी इसी वजह से लिमिटेड हैं। अगर आप बात करेंगे तो आर्सेनिक इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। इसके अलावा मर्क्सोल इज अनदर वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। बेलाडोना है, सीपिया है, इनफैक्ट फॉस्फोरस, एज पर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के केसेस में फॉस्फोरस इज़ अ वेरी गुड एंड रिमार्केबल रेमेडी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी दवा बता दूं जिससे आप फंगल इन्फेक्शन से बचे रहें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए दवा से ज़्यादा ज़रूरी आपका सैनिटाइजेशन है। तो आप सबसे पहले अपने सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान रखिए, सफाई के ऊपर ध्यान रखिए, स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखिए, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से आपका बचाव हो पाए। तो आई होप मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करी है रिगार्डिंग वाइट फंगस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए जनहित में। सही जानकारी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।